Welcome everyone. Welcome to our new fresh video जो कि है इम्परेटिव सेंटेंस पे। सेंटेंस हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने सेंटेंस और उनके टाइप्स अच्छे से समझाए हैं। आज हम स्पेसिफिकली इम्परेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे जिसका हिंदी अर्थ होता है आज्ञावाचक वाक्य, है ना। अब इसका डेफिनेशन आप देख पाए अगर तो लिखा हुआ है व्हेन यू मेक अ रिक्वेस्ट, ऑफर एडवाइस या फिर इशू अ कमांड और गिव एन इंस्ट्रक्शन यू यूज इंपरेटिव मूड। इसका मतलब होता है कि जब भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, ऑफर एडवाइस किसी को एडवाइस देते हैं, इशू अ कमांड या फिर आदेश देते हैं, या फिर इंस्ट्रक्शन या निर्देश देते हैं, है ना, किसी काम को करने का तरीका बताते हैं, उन्हें निर्देश देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, तो इस तरह के अगर किसी सेंटेंस में ऐसा मूड है, ऐसा सेंस आ रहा है, तो उस सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये कुछ चीजें हैं जिसे आप पहचान सकते हैं। यानी इंपरेटिव सेंटेंस का यूज जो होता है वो रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होता है, निवेदन करने के लिए, अनुरोध करने के लिए, सलाह देने के लिए यूज होता है, आदेश देने के लिए यूज होता है, आज्ञा देने के लिए यूज होता है, परमिशन देने के लिए, और आपका इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज होता है, यानी निर्देश देने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं अगर आप देख पाए। क्लीन द रूम यानी कमरा साफ करो। यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वो होता है यू, सेकेंड पर्सन। हमेशा सेकेंड पर्सन से ही कहा जाता है। यानी अगर मैं कहूँ क्लीन द रूम, कमरा साफ करो, इसका मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि तुम अपना कमरा साफ करो या तुम कमरा साफ करो, यानी सेकेंड पर्सन से मैं बात कर रहा हूँ जब भी मैं ये सेंटेंस यूज कर रहा हूँ। तो यू ही होता है, यहाँ पे छुपा होता है आगे इसके, यू क्लीन द रूम। चूंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो यू नहीं लिखते आगे, अगर हम लिखेंगे तो वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए। लेकिन आपके जानकारी के लिए ये जान लीजिए कि जब भी कोई आदेश दिया जाता है वो सेकंड पर्सन को ही दिया जाता है ना। थर्ड पर्सन को आप आदेश रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखिए यू, अब यहाँ यू का कई मतलब हो सकता है, चूंकि यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसे जनरली प्लूरल नंबर में ही माना जाता है। तो यू का हिंदी में अर्थ हो जाता है यहाँ पे तुम या फिर तुम लोग। अगर एक से अधिक लोग हैं तो भी यू लिखते हैं, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, सेंटेंस में सेंस समझ में आ जाता है। या फिर आप, क्योंकि यू का मतलब आप भी होता है और आप लोग भी होता है हिंदी में। सेंटेंस पे आते हैं, क्लीन द रूम यानी कमरा साफ करो। इसको हम ऐसे ही बोल सकते थे, क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ करो, तुम अपना कमरा साफ करो, आप अपना कमरा साफ कर लीजिए, आप लोग अपना कमरा साफ कर लीजिए, या तुम लोग अपना कमरा साफ कर लो। कई मतलब निकल सकता है। अब यहां देखिए, सिट प्रॉपरली, क्लीन द रूम ये हो सकता है कि एक कमांड हो, आज्ञा हो, या फिर इंस्ट्रक्शंस भी हो सकता है ना। सिट प्रॉपरली, ठीक से बैठिए, इस सेंटेंस से तो साफ पता चलता है कि यह एक इंस्ट्रक्शन है, निर्देश दिया जा रहा है कि ऐसे बैठना चाहिए, है ना, ठीक से बैठिए। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है ना, गाइडेंस, इंस्ट्रक्शंस। ईट हेल्दी फूड, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है, डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देता है ना, ईट हेल्दी फूड, या ऑफर एडवाइस, एडवाइस भी देता है कि भाई पौष्टिक भोजन खाइए। वर्क हार्ड, ये एक एडवाइस हो सकता है, कठिन परिश्रम करो। कीप योर माउथ शट, अपना मुंह बंद रखो, ये कमांड हो सकता है, आदेश हो सकता है। गो टू हेल, ये भी एक तरीके से कमांड हो सकता है ना। शट अप, चुप रहो, ये भी एक कमांड हो सकता है, एडवाइस हो सकता है। लुक एट हिम, उसे देखो, ये एक इंस्ट्रक्शन हो सकता है, एक एडवाइस हो सकता है, कमांड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। टेल मी द ट्रूथ, ये भी एक कमांड हो सकता है या इंस्ट्रक्शन हो सकता है, या रिक्वेस्ट भी हो सकता है। डोंट टेल एनीवन, ये इंस्ट्रक्शन हो सकता है या फिर कमांड हो सकता है, या सजेशन भी हो सकता है, एडवाइस भी। आगे बढ़ते रहो, है ना, इसका मतलब ये एक इंस्ट्रक्शन हो सकता है या फिर रिक्वेस्ट या फिर सलाह या फिर कुछ भी, है ना, किसी भी तरह से डिपेंड करता है कि बोलते इस वक्त इसे किस टोन में बोला गया है, ठीक है। तो ये सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का ना सबसे इंपॉर्टेंट अगर पार्ट कुछ होता है तो वो होता है वर्ब। पार्ट ऑफ स्पीच में आपको वर्ब आना चाहिए। ढेर सारे वर्ब्स अगर आपको याद हो तो आप बड़े ही इजीली अच्छे इंपरेटिव सेंटेंसेस बना सकेंगे और बोल पाएंगे। दो
जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को अच्छे से सीखने में। एक तो वर्ब, जो समझ लीजिए मेन यही पार्ट है, वर्ब ही है ना। दूसरा एक पार्ट होता है प्रीपोजिशन। इन दोनों की हेल्प से आप बहुत अच्छे अच्छे इंपरेटिव सेंटेंसेस बोल पाएंगे, लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम इंपरेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स दिखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इंपरेटिव सेंटेंस में ना वर्ब बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, तो कुछ वर्ब्स अगर हम लिख लें, जैसे सबसे पहला वर्ब है डू, दूसरा वॉश, तीसरा रन, चौथा स्पीक, पांचवा सिंग, है ना। अब देखिए ये हमने कुछ वर्ब्स लिखे हैं जो नॉर्मली मुझे याद आया। डू के आगे अगर फुल स्टॉप लगा दिया जाए ना तो ये एक इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसा मैंने बताया कि यू इनके आगे छुपा होता है, लिखते नहीं है लेकिन यू छुपा होता है। डू, इसका मतलब क्या होता है? डू मीन्स होता है करना ना, लेकिन अगर फुल स्टॉप लग गया एक इंपरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब हो गया करो, है ना। और अगर हमने बोल दिया डू इट तो इसका मतलब हो गया इसे करो, है ना, या करो इसे, है ना। इसे करो या करो, इट मीन्स तो यह होता है, यह या इस होता है, तो इसे करो, डू इट। जैसे वॉश मतलब क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप लग गया तो धुलो, वॉश मीन्स धुलना होता है। अगर हम बोले वॉश इट तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसे धुलो, राइट, है ना। अच्छा, रन, रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना, फुल स्टॉप लग गया तो दौड़ो या दौड़िए, कुछ भी हो सकता है ना मतलब इसका। अगर मैं इसको लिख दूं रन और उसके आगे जोड़ दिया मैंने फास्ट, फास्ट एक्चुअली कोई एडवर्ब होता है, रन जो वर्ब है उसको क्वालिफाई करता है एडवर्ब, तो रन फास्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है, रन फास्ट। तो इसका मतलब हो जाएगा कि फास्ट मतलब होता है तेज, तेज दौड़ो, है ना। देखिए स्पीक, स्पीक मतलब होता है बोलो, बोलना होता है। यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया तो हो गया बोलो या बोलिए, है ना। अब अगर मैं बोल दूं यहाँ पे स्पीक इंग्लिश, वर्ब के बाद आप नाउन लिख सकते हैं। इंग्लिश एक नाउन है ना, किसी भाषा का नाम। तो मैंने लिख दिया स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब हो जाएगा अंग्रेजी बोलो या अंग्रेजी बोलिए, बोलो या बोलिए, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं, मैंने कर दिया स्पीक प्रॉपरली, तो इसका मतलब प्रॉपरली का मतलब होता है ठीक से, ये एक एडवर्ब है ना। तो स्पीक प्रॉपरली मतलब ठीक से बोलो। और अगर इन्हीं दो सेंटेंस को मैं साथ में मिला दूं और ऐसे लिख दूं स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, तो हिंदी में भी आपस में मिल जाएगा, यह हो जाएगा अंग्रेजी ठीक से बोलो। सिंग मतलब होता है गाना, फुल स्टॉप लग गया तो क्या हो जाएगा? गाओ या गाइए। सिंग के आगे सिंग सॉन्ग कर दें तो क्या हो जाएगा? अ सॉन्ग, यानी एक गाना गाइए, ठीक है, एक गाना गाइए। आई होप आपको यहां तक अभी तक समझ में आया है। ओके, ठीक है। अब हम कुछ देखेंगे कि कैसे कुछ और सेंटेंसेस, किसी और तरह के सेंटेंसेस भी हम इसमें देखेंगे जो यूज होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। जैसे वर्ब के आगे अगर आप एक शब्द है जस्ट, जिसका मतलब होता है सिर्फ या फिर ही या फिर केवल या फिर जरा, है ना, कई मीनिंग होते हैं। फिलहाल के लिए ये मीनिंग्स हैं। जस्ट, जस्ट का मतलब न्याय भी होता है लेकिन वहां मतलब नहीं है, यहाँ पे जस्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो
जो हमने पहला एक एग्जांपल देखा था, डू मतलब करो, अगर इसी में हमने इट जोड़ दिया था तो ये हो गया था इसे करो, इसे करो। जस्ट का एक और मतलब होता है बस, है ना। अगर मैं इसी के आगे, जस्ट हमेशा जो होता है ना वर्ब के आगे लिखा जाता है, बाद में नहीं, पहले लिख दिया जाता है। तो अगर मैं इसके आगे लगा दूं जस्ट डू, अगर मैं जस्ट पहले लिखूंगा तो ये कैपिटल हो जाएगा, ये स्मॉल हो जाएगा, जस्ट डू इट और फुल स्टॉप। तो इसका मतलब कई चीज होता है। जस्ट डू इट का मतलब हो सकता है सिर्फ इसे करो, जरा इसे करो, इसे ही करो, केवल इसे करो, या बस यह करो, है ना, बस यह करो, या फिर बस इसे ही कीजिए, बस इसे करो, जरा, ये जरा है, सॉरी, है ना, हैंड राइटिंग को प्लीज माइंड मत करिएगा, जरा इसे करो। वर्ब चेंज कर दें अगर, है ना, अगर डू की जगह हम यहाँ पे बोल दें वॉश, अगर मैं बोल डू की जगह लिखूं वॉश, तो अगर मैं लिखूं जस्ट वॉश इट, तो इसका क्या मतलब होता है, जरा इसे धुलो या धुल दो या धुल दीजिए, बात एक ही है ना। ऐसा नहीं कि दीजिए तो गिव वगैरह लगाओगे आप, है ना, जरा इसे धुल दो, धुल दीजिए, धुलिए, है ना, सारी चीजें आ जाएंगी, वॉश में ही सारी चीजें समाहित हैं, है ना, जरा इसे धुलिए या धुल दीजिए, या बस इसे ही धुलिए, जस्ट वॉश इट, इसे ही धुल ही दो, है ना, जस्ट वॉश इट, इसे धुल ही दो, बहुत चीजें हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। आगे कुछ और सेंटेंस देखते हैं। आई होप जस्ट आपका, जस्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जस्ट पर डिपेंड। जस्ट गिव ₹2, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, बस ₹2 दीजिए, सिर्फ ₹2 दीजिए, ₹2 ही दीजिए, केवल ₹2 दीजिए, है ना, जरा ₹2 दीजिए, है ना, ये भी हो सकता है ना। जस्ट, आई होप जस्ट का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस ही होता है, लेकिन उसमें कीप लगा के हम बनाते हैं। जैसे कीप, ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, ये वर्ब है, कीप मतलब होता है रखना या, है ना, तो ये वर्ब है, तो ये मेन वर्ब के रूप में अगर यूज हो रहा है तो अब सेंटेंस देखिए, सेंटेंस किस तरह के होते हैं इसमें। जैसे अगर मैं बोलूं कीप डांसिंग, ये 2 वर्ब्स आ जाते हैं इसमें। तो एक्चुअली ये जो डांसिंग है ना, डांस तो वर्ब होता है, लेकिन डांसिंग जो होता है ना, ये आपका आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब होता है, ये जनरली नाउन हो जाता है, नाउन की तरह ट्रीट होता है ना, डांसिंग, कीप डांसिंग। तो कीप डांसिंग इसका मतलब हो जाता है नाचते रहो, ठीक है, यानी कुछ करते रहो। कीप का मतलब है ना कि कोई क्रिया करते रहो, जैसे कीप फाइटिंग, तो क्या हो जाएगा, लड़ते रहिए या रहो, ठीक है। कीप लिसनिंग, तो क्या हो जाएगा, सुनते रहो, ठीक है। कीप लर्निंग, तो क्या हो जाएगा, सीखते रहो या रहिए, है ना, ठीक है। तो आपने कीप का भी एग्जाम्पल देख लिया। अब कीप का ना एक ऐसा एग्जाम्पल होता है, जैसे मान लो एक और आगे के सेंटेंस में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला कि कीप के कुछ और सेंटेंसेस हम देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंसेस जो कीप पे बेस्ड हैं। जैसे
जैसे कि मैंने बताया आपको पहले सेंटेंसेस। कुछ और सेंटेंसेस हो सकते हैं जैसे कीप योर माउथ शट। इसका मतलब होता है अपना मुंह बंद रखो। कीप योर माउथ शट। कीप योर हैंड्स ऑफ। इसका मतलब होता है अपना हाथ दूर रखो। अगर ऑफ मतलब मैंने अगर कुछ और लिख दिया जैसे ऑफ माई वॉच, इसका मतलब हो गया कि अपना हाथ मेरी घड़ी से दूर रखो। ऐसे ही कीप दिस रिमेंबर, इसका क्या मतलब होता है? इसे याद रखना। कीप दिस रिमेंबर, कीप इट रिमेंबर, है ना। कीप दिस विद यू, इसका क्या मतलब होता है? इसे अपने पास रखना। कीप दिस सीक्रेट, इसका क्या मतलब होता है? इसे राज रखना। अब इन सबके आगे अगर हम जस्ट लगा दें तो क्या मतलब होता है? जस्ट कीप योर माउथ शट, बस अपना मुंह बंद रखो, या बस तुम अपना मुंह बंद रखो। इसके आगे अगर जस्ट लग गया तो जस्ट कीप योर हैंड्स ऑफ माई वॉच, बस अपना हाथ मेरी घड़ी से दूर रखो। जस्ट कीप दिस रिमेंबर, बस इसे याद रखो। जस्ट कीप दिस विद यू, बस इसे अपने पास रखो। जस्ट कीप दिस सीक्रेट, बस इसे एक राज, एक रहस्य बने रहने दो, है ना। तो कीप के कुछ आपने एग्जांपल्स देखे, वैसे बहुत से होते हैं। कीप का यूज करके आप इंपरेटिव सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बता दिए हैं। आगे कुछ नए तरह के इंपरेटिव सेंटेंसेस हम देखते हैं। आपने कीप देख लिया, अब कुछ और नए वर्ड्स। इंपरेटिव सेंटेंस में एक नया वर्ड और होता है, जैसे कीप का एक एग्जाम्पल जैसे हमने देखा। अभी स्टार्ट का देखते हैं। स्टार्ट में होता है शुरू करना, ये भी एक वर्ब है। सिर्फ बोलेंगे स्टार्ट, इसका मतलब क्या होता है? शुरू करो, है ना। जैसे बोले स्टार्ट और आईएनजी का फॉर्म लगा के स्टार्ट रीडिंग, इसका मतलब क्या होगा? पढ़ना शुरू करो। अब मैं सिर्फ बोलूंगा और लिखूंगा, है ना। स्टार्ट रीडिंग हो गया। स्टार्ट फाइटिंग यानी लड़ना शुरू करो। स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग यानी एक गाना शुरू करो। स्टार्ट वर्किंग, काम करना शुरू करो। और वर्किंग आउट, है ना, ये एक आपका ना ये फ्रेजल वर्ब हो जाता है। वर्क आउट मतलब होता है एक्सरसाइज करना। स्टार्ट वर्किंग आउट मतलब एक्सरसाइज करना शुरू करो, कसरत करना शुरू करो, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। स्टार्ट से स्टार्ट लर्निंग, जितने वर्ब्स चाहे उतने जोड़ सकते हैं। सीखना शुरू करो। स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब यानी लुकिंग फॉर मतलब होता है ढूंढना, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब यानी एक नौकरी ढूंढना शुरू करो। ये स्टार्ट वाला था, है ना। कीप और स्टार्ट आपको पता चल गया। कीप मतलब करते रहिए और स्टार्ट मतलब शुरू करिए। जैसे मान लीजिए शुरू में आपने बोला स्टार्ट फाइटिंग, लड़ना शुरू करो, और फिर थोड़ी देर बाद आप बोल रहे हैं कीप फाइटिंग, लड़ते रहो, है ना। आपने एक प्रोसेस शुरू कराया और उस प्रोसेस को बरकरार रखने के लिए कीप बोलते हैं। जैसे स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग, कीप सिंगिंग अ सॉन्ग। स्टार्ट वर्किंग आउट, काम करना, वर्किंग आउट में हो जाएगा आपका कसरत करना शुरू करो। एंड कीप वर्किंग आउट, है ना, कसरत करना जारी रखो, है ना। स्टार्ट लर्निंग, पढ़ना शुरू, सीखना शुरू करो। कीप लर्निंग यानी सीखना जारी रखो। जारी रखो यानी कंटिन्यूटी बने रहने दो, है ना। जिस वर्ब को तुम कर रहे हो, जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उसको करते रहो। स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब, जॉब ढूंढना शुरू करो। कीप लुकिंग फॉर अ जॉब,
जॉब ढूंढते रहिए या जॉब ढूंढना जारी रखिए, है ना। कीप का मतलब ये होता है। अब एक वर्ब होता है आपका स्टॉप, जो कि एंटोनिम है स्टार्ट का। स्टॉप मीन्स होता है रोक दो या रुक जाओ या रुकिए, कई मतलब हो सकता है, या बंद करिए। जैसे स्टॉप दिस, ये बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करना। देखो जैसे हम कहते हैं अगर स्टॉप डूइंग दिस तो क्या हो जाएगा, स्टॉप डूइंग दिस। तो स्टॉप डूइंग दिस यानी इसे करना, डूइंग दिस इसे करना, स्टॉप करो यानी कि इसे करना बंद करो। जैसे कोई आपको इरिटेट कर रहा है तो आप बोल सकते हैं ना स्टॉप इरिटेटिंग मी, या स्टॉप डूइंग दिस, ये करना बंद करो, है ना। अब जो सेंटेंसेस हमने पढ़ा था अभी पीछे, है ना, स्टार्ट के साथ, उनके आगे स्टॉप लगा के उसको बंद करवाते हैं। जैसे स्टार्ट लर्निंग, सीखना शुरू करो, स्टॉप लर्निंग यानी सीखना बंद कर दीजिए, है ना। स्टॉप फाइटिंग यानी कि लड़ना बंद कर दीजिए। स्टॉप सिंगिंग, अब कोई अच्छा नहीं गा रहा है तो हम क्या कहेंगे, भैया गाना गाना बंद कर दीजिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। आप अपने मन से भी कुछ एग्जाम्पल्स सोच के, और ज़्यादा एक तरीके से आपका टास्क है कि आप अपने मन से एग्जाम्पल सोच के लिखें। तो ये था आपका स्टॉप, है ना। स्टार्ट का अपोजिट होता है स्टॉप। ऐसे ही आप वर्ब चेंज कर करके ना अपने हिसाब से और भी ज़्यादा इंपरेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चूंकि मैंने अभी तक प्रीपोजिशन पढ़ाया नहीं है इसीलिए मैं इस सेंटेंसेस में यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको प्रीपोजिशन पता होता ना तो आप सेंटेंसेस को बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंसेस आप इंपरेटिव सेंटेंस के बोल पाते। एक एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो अगर मैं लिखूँ स्टॉप स्टडिंग maths in this coaching class। इसका क्या मतलब होता है, स्टॉप स्टडिंग मैथ्स इन दिस कोचिंग क्लास, इस कोचिंग क्लास में मैथ्स पढ़ना बंद कर दीजिए। इसको और हम बड़ा कर सकते थे, है ना, विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीपोजिशन पहले पढ़ लें। तो आपने स्टॉप का भी एग्जाम्पल देख लिया। ऐसे बहुत से सेंटेंसेस होते हैं, वर्ब बस चेंज करना है आपको। कुछ एग्जाम्पल देखो, स्टॉप के पहले जस्ट लगा देते तो क्या हो सकता था, जैसे जस्ट स्टॉप टॉकिंग, बस बंद करना, बस बात करना बंद कर दो। जस्ट स्टॉप स्पीकिंग, बस बोलना बंद कर दो, है ना, या सिर्फ बोलना बंद कर दो, बोलना ही बंद कर दो। जस्ट स्टॉप टॉकिंग, बात करना ही बंद कर दो। मैंने बताया जस्ट का कई मतलब होता है, सिर्फ, ही, बस, है ना। ओके, अब एक और वर्ड है आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना, है ना, या करना, किसी से कोई काम करवाना। जैसे आस्क हिम, उससे पूछो, उससे पूछो। आस्क योर डैडी, अपने पापा से पूछो। अच्छा एक बात बताऊं, आस्क मतलब होता है ना किसी चीज को करवाने के लिए भी आस्क हम बोलते हैं, है ना। जैसे सी आस्क्ड मी टू टीच, उसने मुझे पढ़ाने के लिए बोला, है ना, ठीक है। जैसे आस्क योर फादर फॉर योर एग्जाम फी। इसका मतलब होता है अपने पापा से अपनी परीक्षा की फीस मांगो। आस्क मतलब मांगना भी होता है ना, या बोलना भी होता है, या परीक्षा की फीस के लिए बोलो, ठीक है।
जैसे एक और एग्जाम्पल हम देख लें, आस्क योर ब्रदर टू गिव यू हिज फेवरेट पेन। अब देखिए ये ना सिर्फ प्रीपोजिशन आपको पता हो ना तो आप सेंटेंस को कितना मतलब लंबा ले जा सकते हैं। आस्क योर ब्रदर, मेन सेंटेंस तो यही है, आस्क योर ब्रदर, अपने भाई से पूछो या मांग लो। आस्क योर ब्रदर टू गिव यू, अपने भाई से कहो, यहाँ पे मतलब आता है अपने भाई से कहो टू गिव यू, कि वो दे दे तुमको हिज फेवरेट पेन, अपना फेवरेट, अपना प्रिय कलम, यानी अपने भाई से कहो कि वो अपना प्रिय कलम तुम्हें दे दे। तो आप सेंटेंसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के उसका अर्थ निकाल सकते हैं और ऐसे ही सेंटेंसेस को आप बड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं। एक बहुत हेल्दी हैबिट होता है अगर आप सेंटेंसेस को धीरे धीरे ऐसे ही बड़े करते जाएं, बनाते जाएं और सीखते जाएं। जितनी गलतियां करेंगे उतनी गलतियां आप सुधार पाएंगे, उतना अच्छे से आप इम्प्रूव करेंगे। तो मेक दिस अ गुड हैबिट ऑफ ट्रांसलेटिंग लेंदी सेंटेंसेस। अब इम्परेटिव सेंटेंस का प्रीपोजिशन उसमें यूज करके आप उसको लंबा बना सकते हैं। आस्क मैंने बता दिया। अब देखिए एक होता है टेल, टेल मतलब भी होता है बोलना या बताना। जैसे टेल मतलब बोलो, है ना, या बोल दीजिए। टेल मी, मुझे बताओ, मुझे बताओ, या मुझे बोलो, मुझे बताओ। टेल मी अबाउट, ये प्रीपोजिशन है, अबाउट हिम, यानी मुझे उसके बारे में बताओ, मुझे उसके बारे में। देखिए टेल मी का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ, और अबाउट हिम उसके बारे में, मुझे उसके बारे में बताओ। टेल हर दैट, दैट का मतलब होता है कि, टेल हर उसे बताओ कि, दैट यू आर माई ब्रदर, उसे बताओ कि तुम मेरे भाई हो। इसका मतलब क्या होगा, टेल हर उसे बताओ दैट कि यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, है ना। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल, टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ। टेल मी अबाउट योर फादर, मुझे अपने पापा के बारे में बताओ। तो ये टेल के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। ऐसे ही वर्ब चेंज करते जाना है और आपको कई एग्जाम्पल्स लिखते जाना है, ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जो आपको मैं बताने वाला हूं। मैंने कीप के कुछ एग्जाम्पल्स बताते, इनको इरेज करके यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए कि कैसे आप सेंटेंसेस को ना बड़ा कर सकते हैं। अब एक ही इम्परेटिव सेंटेंस तो हमें रखना नहीं है, कंजंक्शन का यूज करके हम इम्परेटिव सेंटेंस को बड़ा कर सकते हैं। जैसे आपका एक एग्जाम्पल था, सबसे पहला मैंने दिया था आपको, डू मतलब करो, है ना, करो। और एक एग्जाम्पल, एक हमारा वो होता है कंजंक्शन होता है और, डू और डाई, करो या मरो। ये आपने अक्सर सुना होगा, करो या मरो, है ना। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस ही है, डू मतलब वर्ब है, डाई एक वर्ब है, और क्या है कंजंक्शन। तो ऐसे ही कंजंक्शन का यूज करके हम जोड़ के बड़े बड़े सेंटेंसेस बताएंगे, है ना। जैसे डू इट, इसे करो,
और या फिर लीव इट, लीव मतलब छोड़ दो, है ना, लीव इट, इसे करो या छोड़ दो, इसे या तो करो या फिर छोड़ दो, है ना, डू इट और लीव इट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। गो, गो में से होता है जाना, और अगर फुल स्टॉप लगा देंगे तो गो मतलब जाओ हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस। गो एंड ब्रिंग, जाओ और लाओ। अब सेंटेंस को थोड़ा बड़ा भी करते हैं, है ना, गो एंड ब्रिंग मतलब जाओ और लाओ। अगर इसको हम ऐसे करते हैं, गो टू हॉस्पिटल एंड और दूसरा सेंटेंस हम जोड़ दें इसमें ब्रिंग। चूंकि हमारे सेंटेंस जो है शुरुआत नहीं कर रहे इसलिए स्मॉल में है, जो सेंटेंस शुरुआत करते हैं उसका सबसे पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है। गो टू हॉस्पिटल एंड ब्रिंग सम, ले आओ कुछ मेडिसिन्स, यानी अस्पताल जाओ और कुछ दवाइयां ले आओ। आप देख रहे हैं कैसे हम सेंटेंस को बड़ा करते जा रहे हैं। आप डेली लाइफ में देखते होंगे, देखिए, रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो, है ना। आप एक और एग्जांपल देखते होंगे, लर्न एंड ग्रो, सीखो और आगे बढ़ो, है ना, सीखो और आगे बढ़ो। तो आप देख पा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे ही बना सकते हैं आप। वर्ब और प्रीपोजिशंस का खेल होता है, कंजंक्शंस को यूज करके आप सेंटेंसेस को और बड़ा कर सकते हैं। दो सेंटेंस को, दो बड़े बड़े सेंटेंसेस को भी जोड़ के आप बड़ा कर सकते हैं, है ना। जैसे कुछ और एग्जांपल्स मैं बोलूं, थिंक अबाउट दिस और जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस, इसके बारे में या तो सोचो या फिर बिल्कुल भूल जाओ इसके बारे में, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंपरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिए हैं, आपको समझा दिए हैं कि कैसे आप अलग अलग तरह के इंपरेटिव सेंटेंसेस जो हैं आप बना सकते हैं। अब इसका एक आपका प्रैक्टिस वीडियो भी अगर आप चाहेंगे और कमेंट में ये लिखेंगे कि सर आपको प्रैक्टिस वीडियो देना चाहिए, तो मैं आपको लाइव यूट्यूब पे एक बार प्रैक्टिस करवाने आऊँगा। घंटे भर की प्रैक्टिस में हम ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इंपरेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवा दे, जो डेली स्पोकन जो हमारा होता है ना, इंग्लिश स्पोकन में यूज होता है, जो हमारे डेली लाइफ में, तो ऐसे सेंटेंसेस का मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही। बिफोर स्टॉपिंग दिस वीडियो, आई वुड अर्ज यू ऑल टू सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video if you like it, share this video with who are willing to learn English spoken। आपको यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश स्पोकन पढ़ने को नहीं मिलेगा, आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ने को मिलेगा। आगे जाके इस चैनल पे आपको कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नॉलेज होते हैं, जॉब रेडी नॉलेज जो होते हैं, वो आपको मिलेंगे। और कंप्यूटर के साथ साथ आपको मार्केटिंग, बिजनेस, इन सब का नॉलेज यहाँ पे मिलेगा। तो आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए आपका बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर आवर ऑल फ्यूचर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।